हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक हैं और अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कवर अप कर रहे हैं। आज का जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसको डीपली लेके जाऊंगी सेशन को, ताकि कोई भी जो चीज़ें हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी कोई छूटे ना, ताकि रिवीजन भी जो है आपकी साथ साथ होती रहे। तो आइए आज का जो सेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो सबको भी ईद मुबारक। ईद की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे जो इंडिया में त्योहार हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किए जाते हैं। कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी कम्युनिटी का हो, हम लोगों ने मिलके सारे त्योहार को सेलिब्रेट करना है, तभी हमारी कंट्री में यूनिटी बरकरार रहेगी। ओके, तो यूनिटी बनाए रखनी है तो सारे जो त्योहार है वो मिलके सेलिब्रेट करने हैं। आई होप आप चीज़ों को समझ रहे हैं। आइए आज का जो सेशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉर्पोरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही है। कॉर्पोरेटिव जो सोसाइटी है, अलग से मिनिस्ट्री बनाई गई रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेटिव। ये कौन सी, ये जो मिनिस्ट्री है ये किस मिनिस्टर के अंडर इसको रखा गया है, ये आप मेरे को बताइए इसका आंसर। ठीक है, तो मैंने बताया था, ये डिस्कस भी किया था। ठीक है, अभी जो 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 है, रिसेंटली ही क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के जो हाई कोर्ट है, ठीक है, हाई कोर्ट का 2013 का जो फैसला था उसको बरकरार रखा, और संविधान का जो 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 है, ठीक है, उसके कुछ प्रावधान यानी कि उनके कुछ जो प्रोविजंस है उनको रद्द किया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली। तो काफ़ी ज़्यादा मेजर बूस्ट देखने को मिला फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट में। यानी कि फेडरलिज्म क्या रहता है, संघवाद का जो चीज़ें रहती हैं, यानी कि सेंटर और स्टेट हैं वो क्या करते हैं, काम करते हैं। स्टेट अपनी ऑटोनॉमी बनाए रखता है और सेंटर अपनी ऑटोनॉमी। ठीक है, तो एक दूसरे के जो काम में इंटरफेयर नहीं किया जाता, उसको फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट बोला जाता है। ठीक है, तो 97 जो अमेंडमेंट है उसको श्रैंक किया गया, यानी कि अथॉरिटी ऑफ स्टेट्स एंड कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी आपको मैं बता देती हूँ, कॉर्पोरेटिव जो सोसाइटी है उसका मतलब क्या रहता है। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी से छोटी छोटी जो कम्युनिटीज़ हैं वो मिलके काम करती हैं। ठीक है, तो ये वॉलेंट्री बेसिस पे हैं। यहाँ पे देखिए इनका रोल क्या रहता है, क्रिएशन करना, यूनिटी को बनाए रखना। ठीक है, वर्किंग जो अवेकिंग वर्किंग जो चीज़ें रहती हैं, और साथ ही साथ वेलफेयर, जो मेंबर्स हैं उनके वेलफेयर के बारे में सोचना। दूसरा, इनइक्वालिटी जो है वेल्थ से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड जो इनइक्वालिटी देखने को मिलती है उसको क्या करना, रिड्यूस करना। इस्टेब्लिश करना इक्वल राइट्स, ताकि जो जो मेंबर्स हैं इसके कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के, उनके इक्वल राइट्स होने चाहिए, उसको इस्टेब्लिश करना। टीचिंग करना मोरल प्रिंसिपल्स को। ठीक है, इम्प्रूव करनी, स्किल को इम्प्रूव करना। ठीक है, तो रिमूवल करना मिडल मैन को। ठीक है, जो विचोलिया रहता है उसको। लोन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। ये रोल्स हैं किसके, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ के। ठीक है, तो छोटी छोटी जो कम्युनिटीज़ रहती हैं वो मिलकर काम करती है, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़। क्लियर है इतना? रिसेंटली ही सेपरेट मिनिस्ट्री बनाएगी जिसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। बताइएगा मेरे को इसके मिनिस्टर कौन है, किसके अंडर रखी गई है ये। ठीक है, तो क्रिएट की गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक न्यू पुश देखने को मिला, किसका, कॉर्पोरेटिव मूवमेंट का। अगर बात करें पार्ट 9B, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में थ्रू किसके थ्रू, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 के थ्रू। ठीक है, तो ये टर्म जो रखी गई कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, इसी अमेंडमेंट के तहत रखी गई। प्रोविजन जो है अमेंडमेंट के पास किए गए पार्लियामेंट के द्वारा, बट रेटिफाई नहीं किया गया स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। ठीक है, जो रिक्वायर्ड था कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। वर्ड जो था कॉर्पोरेटिव वो ऐड किया गया आफ्टर यूनियंस एंड एसोसिएशंस के बाद। ठीक है, तो आर्टिकल 19 जो फंडामेंटल राइट में आता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में हमारे जो रहते हैं राइट्स कितने हैं, 12 to 35 राइट्स हैं, उसमें ही आर्टिकल 19 है जो राइट टू फ्रीडम की बात करता है। ये मैंने सेपरेटली डिस्कस किया है, वीडियो आप देख लीजिए जाके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने डीपली डिस्कस की हैं। तो आर्टिकल 19 फर्स्ट जो सी है, पार्ट सी है इसका, तो इसके अंडर सारी कॉर्पोरेटिव जो चीज़ें हैं फंडामेंटल राइट से रिलेटेड रखी गई है पार्ट 3 में। क्लियर? अगर बात करें तो ऑल सिटीजन्स क्या अनेबल है, सक्षम है बनाने के लिए कॉर्पोरेटिव्स को। ठीक है, तो ये स्टेटस दिया गया उनका क्या है, सिटीजन का ये फंडामेंटल राइट है कॉर्पोरेटिव या कॉर्पोरेटिव सोसाइटी बनाना। अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें, पार्ट 4 में इसको रखा गया, आर्टिकल 43B के तहत इसको ऐड ऑन किया गया, ताकि प्रमोट किया जा सके कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ को। ठीक है, तो दो जगह प्रोविजंस इसके हैं, एक फंडामेंटल राइट में है आर्टिकल 19 फर्स्ट क्लॉज फर्स्ट, और पार्ट सी उसका। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 43B जो है वो भी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी की ही बात करता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर पार्ट 9B की हम बात करें तो इसमें कंसिस्ट है आर्टिकल 243Z
H2 243ZT। ये किससे रिलेटेड है? कॉर्पोरेटिव सोसाइटी से, ठीक है। तो सिग्निफिकेंटली और सब्सटेंशियली इम्पैक्ट डालता है स्टेट लेजिस्लेचर एक्सक्लूसिव जो पावर रहती है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी की, और ये किसके अंडर रखी गई है? एंट्री जो 32 है स्टेट लिस्ट के, ठीक है। और लेजिस्लेटिव पावर जो है ये स्टेट लेजिस्लेटिव की पावर है, और ये जो लेजिस्लेटिव पावर जो यूनियन ऑफ इंडिया की है वो एंट्री 44 जो लिस्ट 1 है यूनियन लिस्ट। देखिए हमारे संविधान में जो है 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट रखी गई हैं, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अच्छे तरह से समझ आएगा। हमारे संविधान में टोटल हमारे शेड्यूल्स कितने हैं? 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। टोटल 12 शेड्यूल्स हैं, उसमें एक 7th शेड्यूल है जो बात करता है हमारे जो 3 लिस्ट है उसकी। 3 लिस्ट कौन सी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब क्या रहता है? यूनियन लिस्ट में जैसे सब्जेक्ट हैं डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर, वॉर एंड पीस, बैंकिंग, रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, एयरवेज, पोर्ट्स, फॉरेन ट्रेड, करेंसी एंड कॉइनेज, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट में, तो इसके ऊपर जो लॉ बनाए जाएंगे वो सेंटर के द्वारा बनाए जाएंगे, ठीक है। तो स्टेट लिस्ट की अगर बात करें जो इंक्लूडेड है एग्रीकल्चर, पुलिस, ठीक है। अब एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूं, अब आप सोच रहे होंगे एग्रीकल्चर तो स्टेट लिस्ट में है, तो फॉर्म जो फार्मर्स जो लॉ आए, ठीक है, फॉर्म बिल जो आए, तो वो कैसे सेंटर गवर्नमेंट ने बना दिए? बिकॉज ट्रेड ट्रेड जो है यहाँ पे आप देखिए, ट्रेड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ठीक है। तो ट्रेड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो कहाँ पे रखी गई हैं? यूनियन लिस्ट में, ठीक है। तो इसीलिए ही यूनियन के द्वारा यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये फॉर्म बिल्स लाए गए। क्लियर है इतना? ये कंफ्यूजन काफ़ी बच्चों को था, इसलिए वो क्लियर कर दिया है, ओके। तो एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, लैंड, शराब से रिलेटेड, ट्रेड एंड कमर्स, लाइव स्टॉक, एनिमल हस्बेंड्री, स्टेट पब्लिक सर्विसेज, या था स्टेट लिस्ट में। जितने भी ये सब्जेक्ट्स हैं इसके ऊपर लॉ कौन बनाएगा? ओनली स्टेट लॉ बनाएगी। अब कॉन्करेंट लिस्ट की बात आई थी, एजुकेशन। एजुकेशन जो है कॉन्करेंट लिस्ट में कौन से अमेंडमेंट के तहत ऐड की गई, ये बताइए मेरे को, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन, ठीक है। ये सारी जो है ये किस में है? कॉन्करेंट लिस्ट में है, ठीक है। ट्रेड आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में है, ठीक है। तो सेंटर जो है वो लॉ बना सकती है, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज़ होगी। कॉन्करेंट लिस्ट में यूनियन और स्टेट दोनों मिलके लॉ बनाते हैं, ठीक है। और एक एक पावर रहती है रेजिडरी पावर, ठीक है। तो इसमें जैसे साइबर लॉस जो हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड जो है ये रेजिडरी पावर में आ जाता है। तो यहाँ पे जो है वो पावर रहती है किसके पास? पार्लियामेंट के पास। याद रखिएगा, रेजिडरी पावर जो है किसके पास है? हमारी कंट्री में पार्लियामेंट के पास है। क्लियर? अगर यूएसए की बात करें तो रेजिडरी जो पावर है वो किसके पास है? स्टेट्स के पास, ठीक है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनियन लिस्ट जो है फर्स्ट लिस्ट में आता है, ठीक है। इसमें 98 सब्जेक्ट हैं प्रेजेंटली, ओरिजिनली कितने थे? 97। स्टेट लिस्ट की अगर बात करें तो लिस्ट सेकंड में इसको रखा गया है। 59 सब्जेक्ट अभी हैं, पहले ओरिजिनली 66 थे। कॉन्करेंट लिस्ट की अगर बात करें थर्ड लिस्ट में आता है ये। इसमें मेंशन जो किए गए 52 सब्जेक्ट हैं, ओरिजिनली कितने थे? 47। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ आपके माइंड में क्लियर होगी। नेक्स्ट है रिजर्वेशन से रिलेटेड जो मुद्दे निकल के आ रहे हैं, ठीक है। अब कौन सी स्टेट ने किस कम्युनिटी को रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाई है, अभी उसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। तो कप्पू कम्युनिटी जो है ये कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना, जब 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया तो ये कम्युनिटी भी जो है वो आंध्र प्रदेश में ऐड ऑन कर दी गई, ठीक है। रिसेंटली ही आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है कि कप्पू कम्युनिटी को ये क्या देंगे? रिजर्वेशन देंगे, जो और अदर जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का उसको। अपॉइंटमेंट जो है ये इनिशियली पोस्ट एंड सर्विसेज के लिए इसको रिजर्वेशन को प्रोवाइड करवाया गया है स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है। रिजर्वेशन जो है इसको एक्सटेंड किया गया अकॉर्डेंस, यानी कि ये जो रिजर्वेशन दी गई है ये 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 में जब आया था, इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस है उसके लिए याद रखिएगा ये अमेंडमेंट, ठीक है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो 10% जो रिजर्वेशन दी गई थी कौन से अमेंडमेंट के तहत है? वो है 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019। कपूस जो है, कपूस कम्युनिटी की अगर बात करें तो ये एग्रीगेरियन कम्युनिटी है जो बेस्ड है आंध्रा और तेलंगाना रीजन में ये पाई जाती हैं, ठीक है। कप्पू कम्युनिटी याद रखिएगा, ठीक है। माना जाता है कि ये माइग्रेंट होके
कहाँ से, गंगेटिक प्लेन से माइग्रेट होके यहाँ पे बस गए थे, ठीक है। फ्रॉम कंपालिया नियर अयोध्या, थाउजेंड ऑफ ईयर्स हो, बहुत साल पहले, हजारों साल पहले की बात है, ठीक है। कप्पू कम्युनिटी जो है इनके द्वारा डिमांड की गई कि बैकवर्ड कास्ट कैटेगरी में इंक्लूजन किया गया, ठीक है, किया जाए, या लाइक दे वर बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो आज़ादी से पहले। फर्स्ट मेजर जो प्रोटेस्ट इनके द्वारा किया गया 1983 में किया गया इन दी बैकवर्ड कास्ट के लिए। ओके, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की अगर बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक बॉडी है जो किसके अंडर आती है, 338 बी के अंडर आती है। ओके, और ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आती है। कौन है आज के टाइम में ये मिनिस्टर, बताइएगा मेरे को। नेक्स्ट है इंडिया इन इक्वालिटी रिपोर्ट 2021, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर राइटिंग में इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। ओके, रिपोर्ट की अगर बात करें, जो टाइटल दिया गया है इंडिया इन इक्वालिटी रिपोर्ट 2021, इंडियाज अनइक्वल हेल्थ केयर स्टोरी। ओके, जो रिलीज की गई है ऑक्सफॉर्म इंडिया के द्वारा। इसमें बताया गया कि सोशल इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटीज़ हैं इनटू हेल्थ केयर सेक्टर में डिसप्रोपोर्शनैलिटी इफेक्ट जो देखने को मिला हेल्थ हेल्थ से रिगार्डिंग, ठीक है, जो मार्जिनाइज कम्युनिटी है, ठीक है, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटी देखने को मिली उनके बीच में। एब्सेंस काफ़ी देखने को मिला यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का। स्टेट्स की अगर बात करें तो पास्ट जो फ्यू ईयर्स यानी कि पिछले कुछ सालों से रिड्यूस हुई है इनइक्वालिटी कई कई एरिया में। जैसे इनइक्वालिटी देखें हेल्थ से रिगार्डिंग बिटवीन जनरल कैटेगरीज में, SC ST पॉपुलेशन में अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा केस देखने को मिले कोविड के, ठीक है, जैसे तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, लेस कंफर्म केसेस जो देखने को मिले कोविड के। ओके, तो अगर बात करें तो स्टेट जो है जो हायर जीडीपी यानी कि हेल्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा अपनी जीडीपी का खर्चा कर रही है वो स्टेट्स हैं असम, बिहार, गोवा। ओके, तो हायर रिकवरी रेट भी देखने को मिला कोविड-19 केसेस का। अगर केरला की बात करें, केरला में जो है वो केसेस ज़्यादा थे बट वो ठीक भी हो रहे थे लोग, क्योंकि उनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, मल्टी लेयर हेल्थ सिस्टम है केरला में, ठीक है। तो केरला ने बहुत ज़्यादा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया। और साथ ही साथ जो सेकंड वेव है कोविड-19 पैंडेमिक की, रूरल एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज देखने को मिली, इसके चलते जो सेकंड वेव आई। ओके, किसकी शॉर्टेज देखने को मिली, प्रॉपर टेस्ट नहीं हुए, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली, हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। तो नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2017 की अगर बात करें, इसके अकॉर्डिंग बात करें तो रिकॉर्ड किया गया, यानी कि एक गवर्नमेंट डॉक्टर यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर जो है 10,189 पीपल पे ओनली वन डॉक्टर रिकॉर्ड किया गया। ओके, समझ रहे हैं ना बात को कि 10,189 पीपल पे ओनली वन डॉक्टर, ठीक है, ये रेशियो बता रखी है। वन स्टेट रन हॉस्पिटल फॉर एवरी 90,343 पीपल। ओके, तो इतने पीपल और जो हॉस्पिटल है वो आपको एक ही देखने को मिल रहा है। 9 बेड पर 10,000 पर्सन है बट बेड जो है 9 अवेलेबल हैं। ये बोला गया 2010 में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के द्वारा, ठीक है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, रिपोर्ट्स बोल रही हैं। ओके, तो ओनली 5 बेड पर 10,000 पर्सन टुडे, आज के टाइम में ये हालत देखने को मिल रही है। इंडिया जो है ऑल्सो जो रैंक रहा इंडिया का रिलेटेड टू हॉस्पिटल बेड पर 1,000 पॉपुलेशन, काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिला। अगर ब्रिक्स नेशन की बात करें तो ब्रिक्स नेशन में जो आती हैं कंट्री, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो इन कंट्रीज़ में भी जो है इन कंट्रीज़ जो हैं हमारे से ऊपर रहीं इस मामले में, हॉस्पिटल बेड्स जो हैं उस मामले में हमारी कंट्री की जो रैंक रही है काफ़ी ज़्यादा कम रही है, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोएडा में जो है देश का पहला हेरिटेज इंस्टीट्यूट बनने जा रहा है, ठीक है। हेरिटेज जो रहती है, जो हमारी पुरानी चीज़ें रहती हैं, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कहाँ पे बनने जा रहा है, नोएडा में, ठीक है। याद रखिएगा इसको, गौतम बुद्धा नगर में। गौतम बुद्धा नगर चाहे ना याद रखिए बट नोएडा ज़रूर याद रखिएगा, ताकि हायर एजुकेशन पे जो इम्पैक्ट पड़ा है कोविड-19 के चलते उसको कम किया जा सके। रिसर्च की फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इन्वॉल्व किया जा सके, ठीक है। रिसर्च की फील्ड में जैसे रिसर्च जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा की जा सके, काफ़ी ज़्यादा कम होगी ये चीज़ें कोविड-19 पैंडेमिक के चलते। ओके, तो फिर जो रिच इंडियन हेरिटेज हैं उसके बारे में जो जानकारी प्राप्त करते हैं वो सही तरीके से कवर अप की जा सके, ऐसा मेन मोटिव है गवर्नमेंट का। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज जो है वो याद रखिएगा कहाँ पे इसको बनाया जाएगा, नोएडा में। ओके,
नेक्स्ट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमलेक्स। एमलेक्स क्या है? ऑक्सीजन रैशनिंग डिवाइस है ये। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि आईआईटी रोपड़ के द्वारा डेवलप किया गया है। देश का पहला ऑक्सीजन रेशनिंग जो डिवाइस है, जिसको बोला गया है एमलेक्स। ओके, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, ये जो डिवाइस है इसका क्या मेन मोटिव क्या है? जो ऑक्सीजन जो है वो कई बार वेस्ट होती है। ठीक है, तो जो वेस्ट हो रही है ऑक्सीजन, उसको कम किया जा सके। ठीक है, तो मेन मोटिव यही है कि सेव करना ऑक्सीजन को जो वेस्ट होती है अननेसेसरीली। ठीक है, तो इंक्रीज करना लाइफ ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर को इंक्रीज करना। डिवाइस जो है ये सप्लाई करेगा रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन पेशेंट जो है ड्यूरिंग इनहेलेशन, यानी कि सांस लेने में जिनको प्रॉब्लम आती है वो चीज़ों को टैकल किया जा सकेगा। ठीक है, तो ट्रिप व्हेन द पेशेंट एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। आईआईटी रोपड़ के द्वारा इसको क्या किया गया है? डेवलप किया गया है। ठीक है, क्लियर है इतना? नेक्स्ट चलते हैं, स्टैंड अप इंडिया स्कीम। एक तो स्टैंड अप है, एक स्टार्टअप है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको एक्सटेंड किया गया है। जो ड्यूरेशन थी इसको एक्सटेंड करके 2025 तक इसकी ड्यूरेशन को कर दिया गया है। ठीक है, तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ये स्कीम जो है इसको लॉन्च कब किया गया? याद रखिएगा, 2016 में लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा, ताकि लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जा सके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड वुमेन को। ठीक है, वुमेन बोरोवर्स को, ताकि प्रमोट किया जा सके एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए स्कीम को स्टार्ट किया गया। स्कीम जो है ये ऑफर करती है, यानी कि बैंक लोन्स को ऑफर करती है वुमेन्स के लिए, एससी एसटी कम्युनिटीज़ के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए इसको लॉन्च कब किया गया? 2016 में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रशिया के द्वारा पहले S-400 सिस्टम लाया गया। ठीक है, तो इस पे काफ़ी मुद्दा भी, इशू भी देखने को मिला, बिकॉज हमने S-400 सिस्टम किससे खरीदा? रशिया से खरीदा। तो इसके चलते डोनाल्ड ट्रंप नाराज़ हो गया हम लोगों से कि भाई आप लोगों ने रशिया से ही क्यों खरीदा? ये हम लोगों से खरीद लेते, क्योंकि हमारे पास भी ऐसा सिस्टम है। ठीक है, तो S-400 सिस्टम जो था ये रशिया का था, जो हमने खरीदा। अब रशिया के द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है S-500 सिस्टम का। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, आइए चलते हैं। S-500 जो मिसाइल सिस्टम है, रशिया के द्वारा इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। ठीक है, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम इसको बोला जाता है। सदर्न ट्रेनिंग रेंज से कपूस्टिन यार, ये कहाँ पे है? रशिया में ही है। ठीक है, तो जुलाई 20 में इसको क्या किया गया? सक्सेसफुली टेस्ट किया गया, और ये हिट करती है हाई स्पीड ब्लास्टिक टारगेट को। ठीक है, तो काफ़ी तेज़ी से ये अपने टारगेट को हिट करने का काम करती है। आफ्टर टेस्ट दे आर सक्सेसफुली, ये कंप्लीट करेगी फर्स्ट एस जो 500 सिस्टम है, विच ऑल्सो नेम, इसका नाम क्या रखा गया है? ट्रिम फैक्टर एम इसका नाम रखा गया। याद रखिएगा, ये पेपर में आ भी सकता है। क्लियर, ट्रिम फैक्टर जो है, ट्रिम फैक्टर एम जो है वो किसका नाम रखा गया है? S-500 सिस्टम का, इसको सक्सेसफुली टेस्ट करने के बाद। ठीक है, S-500 जो है ये मोस्ट एडवांस एंटी मिसाइल सिस्टम है वर्ल्ड का। क्लियर, एक्सपेक्ट किया जा रहा है इसकी जो रेंज है 600 किलोमीटर है। S-500 जो है इसको प्रोमेटी और 55R-6M और ट्रिम फैक्टर एम भी बोला जा रहा है। ये 3 नाम है इसके, याद रखिएगा इसको। और ये रशियन की सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, और एंटी ब्लास्टिक मिसाइल सिस्टम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका टारगेट है, यहाँ से ये लॉन्चर जो है ये क्या करेगा? इस टारगेट को हिट करेगा। ठीक है, तो ये जो है सरफेस टू एयर मिसाइल है। ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ऐसे ही इसराइल के पास भी है। ठीक है, यूएसए के पास भी है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस भी की थी। क्लियर, तो बाकी ये सारी चीज़ें ये आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये, बस आपको इतना याद रखना है, इसका जो नाम है वो याद रखिएगा। ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसके जो अनदर नाम है, ठीक है, वो भी आप लोगों को याद रखने हैं। क्लियर, आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, इससे पहले जो है S-400 सिस्टम से पहले S-300 सिस्टम भी आया, S-350 सिस्टम भी लाया गया इनके द्वारा। तो अब क्या है? S-500। क्लियर है इतना? आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। रशिया की अगर बात करें अपने इंडिया के संदर्भ में, ये हमारी इंडिया कंट्री और ये है रशिया। ठीक है, रशिया को जो जो कंट्री टच करती है वो है मंगोलिया, यहाँ से यहाँ के कजाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ से जो कंट्रीज टच करती हैं, ठीक है, ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है चेस ट्रॉफी, जिसका नाम है, ट्रॉफी का क्या नाम है? स्पार्क्सेन। ठीक है, स्पार्क्सेन ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? चेस से। ठीक है, तो अभी स्पार्क्सेन ट्रॉफी जो है
स्पार्क सिंह जो ट्रॉफी है, सॉरी ट्रॉफी बोल रही हूँ, इट्स ट्रॉफी, ठीक है। ट्रॉफी जो है वो जीती गई किसके द्वारा, विश्वनाथन आनंद जी के द्वारा। इन्होंने डिफीट किसको किया, वल्दिमार क्रैमेनिक को, ठीक है। तो इनके द्वारा ये ट्रॉफी जो है वो जीतेगी, याद रखिएगा, ठीक है। चेस के जो बादशाह माने जाते हैं ये, ठीक है। तो हमने अभी वर्ल्ड चेस डे भी सेलिब्रेट किया, क्लियर। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको कंटिन्यू वहाँ पे पीडीएफ मिल जाती है हर एक लेक्चर की, क्लियर। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।